विक्रम सिंह ने दोपहर 12 बजे राजधानी बिरयानी रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोला। उन्होंने एक कोने की मेज़ चुनी और एक आम ग्राहक की तरह बैठ गए। सफ़ेद शर्ट, खाकी पैंट और चप्पल। किसी ने नहीं पहचाना कि ये पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध बिरयानी श्रृंखला के मालिक थे। इस यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट था। मुख्यालय से आई रिपोर्ट में बताया गया था कि लखनऊ शाखा में कई समस्याएं थी। कमाई घट रही थी और ग्राहक गुणवत्ता की शिकायत कर रहे थे। विक्रम ने खुद जांच करने का फैसला किया। सर, आप क्या लेंगे? एक मीठी आवाज आई। विक्रम ने सिर उठाया तो युवा वेट्रेस प्रिया शर्मा को देखा। 6 साल हो गए थे, लेकिन उन्होंने उस लड़की को तुरंत पहचान लिया जिसकी उन्होंने 2018 में मुंबई शाखा में मदद की थी। एक प्लेट सीख कबाब बिरयानी और एक कटोरी दाल। जी सर। बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, प्रिया ने अपनी नोटबुक में लिखा, लेकिन उसकी आंखें ग्राहक के चेहरे पर टिकी थीं। उसकी आंखों में कुछ था, एक पहचान जिसे वो छिपा रही थी। विक्रम ने रेस्टोरेंट के चारों ओर देखा। ग्राहक हमेशा की तरह भरे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों ने कुछ और देखा। मेज नंबर 5 की वेट्रेस ग्राहक से 3 बार उनके ऑर्डर के बारे में पूछ रही थी। रायता बनाने वाला कर्मचारी शायद रेसिपी नहीं जानता था। बगल की मेज पर बिरयानी की मात्रा मानक से कम लग रही थी। सर, ये रही आपकी बिरयानी। प्रिया ने प्लेट नीचे रखी। बिल देते समय उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। सर, बिल ध्यान से देखिएगा। विक्रम ने कागज पकड़ा। बाहर तो सामान्य अंक थे, लेकिन अंदर एक छोटा कागज था जिस पर परिचित लिखावट थी। अगर आप सच में विक्रम सर हैं तो 5 मिनट बाद वॉशरूम में मिलिए, आप खतरे में हैं। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। 2018 में मुंबई में उन्होंने प्रिया को रिपोर्ट लिखना सिखाया था। ये लिखावट उन्हें अच्छी तरह याद थी। प्रिया दूसरी मेज पर सेवा करने चली गई, लेकिन उसने कैश काउंटर की ओर देखा जहां प्रकाश मेहरा, इस शाखा का प्रबंधक, बैठा था। प्रकाश फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन चेहरे पर तनाव था। वो कभी-कभी रेस्टोरेंट में चारों ओर देख लेता था। टंडन जी, स्थिति ठीक नहीं लग रही। कोई अजनबी बहुत सवाल पूछ रहा है। विक्रम ने सीख कबाब का एक टुकड़ा खाया। स्वाद सही नहीं था, मसाले कम थे और गोश्त थोड़ा सख्त था। ये वो गुणवत्ता नहीं थी जिसे उन्होंने पिछले 20 सालों में बनाया था। स्वागत काउंटर पर खड़ा युवा रिसेप्शनिस्ट भी कुछ अजीब था। उसकी मुस्कान विनम्र थी, लेकिन आंखें बच रही थीं। जब भी कोई नया ग्राहक आता, वो विक्रम की मेज की ओर देखता। 5 मिनट बीत गए। विक्रम उठे और रेस्टोरेंट के अंत में वॉशरूम की ओर चले गए। गलियारा संक रहा था, बत्ती जल रही थी। पुरुषों के वॉशरूम का दरवाजा थोड़ा खुला था। उन्होंने दरवाजा खोला। प्रिया वहां खड़ी थी। उसने खुद को बाहों में जकड़ रखा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। विक्रम सर, उसकी आवाज कांप रही थी, डर से नहीं बल्कि भावना से। 6 साल हो गए थे, लेकिन प्रिया उस व्यक्ति को अच्छी तरह याद करती थी जिसने उसे बेरोजगारी से बचाया था। प्रिया, क्या हुआ? आप सच में यहां हैं? उसकी आंखें लाल हो गईं। मुझे लगा मैंने गलत समझा। तुमने क्यों कहा कि मैं खतरे में हूं? प्रिया ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और चारों ओर देखा। आपको यहां ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। प्रकाश और कुछ दूसरे लोग कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति को कुछ बेचने के बारे में बात करते सुना है। क्या बेच रहे हैं ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये बिरयानी मसाले की रेसिपी से जुड़ा है और भी कुछ है। गलियारे में कदमों की आहट हुई। प्रिया चौंक गई। कोई आ रहा था। आप पहले बाहर जाइए, मैं बाद में बताने का कोई तरीका ढूंढूंगी। जब कदमों की आहट करीब आई, प्रिया ने फुसफुसाया, प्रकाश से सावधान रहिएगा, और एक और व्यक्ति है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दरवाजा खुला। प्रकाश मेहरा सामने आया। दोनों को वहां देखकर हैरान रह गया। अरे प्रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? जी, मैं बस सफाई कर रही थी। प्रिया ने एक टिश्यू पेपर उठाया। ये सर बस स्टैंड का रास्ता पूछ रहे थे। प्रकाश ने विक्रम को जांचती नजरों से देखा। आपको कहां जाना है? मैं रास्ता बता सकता हूं। कोई बात नहीं, इसने बता दिया। विक्रम ने धीरे से जवाब दिया। मैं जा रहा हूं। सर, पैसे, प्रिया ने जोर से कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। विक्रम तुरंत समझ गए। उन्होंने 500 का नोट दिया। प्रिया ने पैसे लेते हुए चतुराई से अपनी हथेली को उनकी हथेली से छुआ। एक और छोटा कागज उनके हाथ में आ गया। धन्यवाद सर। विक्रम रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। उनके हाथ में कागज पर लिखा था, आज रात 8 बजे गोमती रिवर साइड कैफे, हजरतगंज रोड। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। उनका फोन बजा। एक अनजान नंबर। हेलो,
आप विक्रम सिंह बोल रहे हैं? एक अधेड़ उम्र के आदमी की ठंडी आवाज। हाँ, मैं ही हूं। मैंने सुना है आपने राजधानी बिरयानी लखनऊ का दौरा किया है। एक सलाह है, जो आपका काम नहीं है उसमें दखल ना दें। फोन कट गया। विक्रम फुटपाथ के बीच में खड़े थे। उन्होंने रेस्टोरेंट की ओर मुड़कर देखा। प्रकाश मेहरा दरवाजे पर खड़ा था। फोन कान से लगा हुआ था। उसकी आंखें सीधे उनकी ओर देख रही थीं। अब उन्हें प्रिया की चेतावनी का मतलब समझ में आया। कोई उन पर नजर रख रहा था। किसी को ठीक ठीक पता था कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। उन्होंने फोन अपनी जेब में रखा और अपनी बाइक की ओर चल पड़े। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था, फोन करने वाला कौन था? उन्हें कैसे पता चला कि वो यहां आए हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, प्रिया ने ऐसा क्या पता लगाया था कि उसे अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें चेतावनी देनी पड़ी? आज शाम उन्हें जवाब मिल जाएगा। रात 8 बजे गोमती रिवरसाइड कैफे। हजरतगंज रोड पर भीड़ कम थी। विक्रम ने एक कोने की मेज चुनी, पीठ दीवार से सटी हुई। एक हमेशा सतर्क रहने वाले व्यवसायी की आदत। उन्होंने एक ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दिया और इंतजार करने लगे। प्रिया 8:15 पर आई। उसने एक साधारण सफेद कुर्ता और जीन्स पहनी थी। रेस्टोरेंट की वर्दी नहीं थी। उसका चेहरा चिंतित था, आंखें लाल थीं, जैसे वो अभी अभी रोई हो। सर, आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा, बस अभी आया हूं। बैठो, क्या पियोगी? जी बस नींबू पानी। प्रिया सामने बैठ गई। उसने अपना हैंडबैग कसकर पकड़ रखा था। उसने कैफे के चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विक्रम सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। शुरू से बताओ। तुमने क्यों कहा कि मैं खतरे में हूं? प्रिया ने एक गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बताना शुरू किया। पिछले 3 महीनों से प्रकाश में बहुत बदलाव आया है। वो अक्सर गुप्त फोन कॉल्स पर टंडन नाम के किसी व्यक्ति से बात करता है। मुझे पता है कि वो कंपनी के पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख हैं। विक्रम ने सिर हिलाया। हरीश टंडन, 48 साल। 3 साल से क्षेत्रीय प्रमुख थे। उन्होंने कभी इस व्यक्ति की क्षमता की बहुत सराहना की थी। वे किस बारे में बात करते थे? बिरयानी मसाले की रेसिपी के बारे में, उस विशेष मिश्रण के बारे में जो केवल राजधानी बिरयानी के पास है। प्रकाश ने टंडन से कहा कि उसने पूरी रेसिपी कॉपी कर ली है। विक्रम को लगा जैसे उनके शरीर में खून जम गया हो। बिरयानी मसाले की रेसिपी राजधानी बिरयानी का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार रहस्य था। केवल 3 लोग इसे पूरी तरह से जानते थे, वो खुद, दिल्ली के मूल बावर्ची और अनुसंधान प्रमुख। तुमने उन्हें और कुछ कहते सुना? हाँ, पिछले हफ्ते मैंने गलती से प्रकाश को किसी से फोन पर बात करते सुना। वो कह रहा था, आप चिंता ना करें, ये सब बिल्कुल वैसा ही बनाने के लिए काफी है। नवाबी दस्तरख्वान वाले इसकी बहुत अच्छी कीमत देंगे। नवाबी दस्तरख्वान? पश्चिमी भारत में राजधानी बिरयानी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी। विक्रम ने कॉफी का कप कसकर पकड़ लिया। और कुछ? मैंने देखा है कि गोदाम में माल अक्सर कम हो जाता है। बेहतरीन बासमती चावल अचानक खत्म हो जाता है और उसे सामान्य किस्म से बदलना पड़ता है। मटन भी ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में बदल दिया गया है, लेकिन बिक्री मूल्य वही रहता है। प्रकाश ने क्या सफाई दी? उसने कहा कि आपूर्तिकर्ता ने कीमतें बढ़ा दी हैं। इसलिए कंपनी को लागत बचानी पड़ रही है। लेकिन मैंने देखा है कि दूसरी शाखाएं अभी भी पहले की तरह अच्छी सामग्री का उपयोग कर रही हैं। विक्रम ने सिर हिलाया। वो समझ गए, ये एक क्लासिक घोटाला था। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को सस्ती सामग्री से बदलना और अंतर को अपनी जेब में डालना। क्या तुम जानती हो कि नुकसान कितना है? मैंने मोटे तौर पर गणना की है, हर महीने लगभग 5 लाख। लेकिन मुझे लगता है कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। हर महीने 5 लाख सिर्फ एक शाखा से। अगर ये दूसरी शाखाओं में फैल गया तो? प्रिया ने नींबू पानी का एक घूंट लिया और जारी रखा। लेकिन सबसे डरावनी बात भ्रष्टाचार नहीं है सर। क्या है? पिछले हफ्ते मैंने गलती से प्रकाश को टंडन से बात करते सुना। वे एक बड़ी योजना के बारे में बात कर रहे थे। टंडन ने कहा, तुम बस योजना के अनुसार काम करो। कुछ ही समय में पूरी राजधानी बिरयानी का मालिक बदल जाएगा। उस बूढ़े विक्रम का कोई अधिकार नहीं रहेगा। विक्रम ने कॉफी का कप मेज पर रख दिया। उनका हाथ थोड़ा कांप रहा था। वे क्या करने की योजना बना रहे हैं? मुझे विवरण नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि कोई बाहरी व्यक्ति उनकी मदद कर रहा है। कोई जिसके पास पैसा और शक्ति है। अब विक्रम समझ गए कि प्रिया ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें क्यों चेतावनी दी। ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी।
प्रिया, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? प्रिया उदासी से मुस्कुराई। आप भूल गए क्या? 6 साल पहले मुंबई में। विक्रम को मई 2018 याद आया। जब वो मुंबई शाखा का निरीक्षण करने गए थे। उस दिन भारी बारिश हो रही थी। वो देर से पहुंचे। जब वो रेस्टोरेंट में घुसे तो उन्होंने एक युवा लड़की को प्रबंधक के कमरे में रोते हुए देखा। क्या हुआ? उन्होंने शाखा प्रबंधक से पूछा। सर, ये गर्भवती है, इससे रेस्टोरेंट की छवि पर असर पड़ता है, इसलिए मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया। लड़की का नाम प्रिया शर्मा था, 20 साल की, 5 महीने की गर्भवती। प्रेमी ने छोड़ दिया, परिवार ने मुंह मोड़ लिया। उसके पास जीने के लिए बस ये वेट्रेस की नौकरी थी। गर्भवती होने का मतलब है कि वो काम नहीं कर सकती? विक्रम ने प्रबंधक से पूछा। नहीं सर, लेकिन ग्राहकों को ये पसंद नहीं आएगा। ऐसा कौन कहता है? एक गर्भवती लड़की सामान्य रूप से काम कर सकती है। तुम यहीं काम करो, इस महीने तुम्हारी तनख्वाह में 5,000 रुपये बढ़ा रहा हूं। इतना ही नहीं, विक्रम ने बच्चे के सामान की तैयारी के लिए प्रिया को गुप्त रूप से 50,000 रुपये और दिए। मैंने एक बेटी को जन्म दिया, उसका नाम रिया है, अब वो 5 साल की है। प्रिया ने रुंधे गले से कहा। पिछले कुछ सालों से मैं हमेशा सोचती थी कि आपका एहसान कैसे चुकाऊं। आज मुझे लगता है कि मुझे एक तरीका मिल गया है। विक्रम ने सिर हिलाया। वो समझ गए कि प्रिया ने इतना जोखिम क्यों उठाया। विक्रम सर, एक और बात है जो मुझे कहनी है। क्या है? रेस्टोरेंट में जो रिसेप्शनिस्ट है, मैंने देखा है कि वो बहुत अजीब हरकतें करता है। रोहन जी, उसे काम करते हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो इस काम से बहुत पहले से परिचित है और वो अक्सर आपके बारे में पूछता है। क्या पूछता है? आपके जीवन के बारे में, आपके परिवार के बारे में। उसने मुझसे पूछा कि आपके बच्चे हैं या नहीं, कितने साल के हैं। कहाँ रहते हैं? मुझे ये अजीब लगा, इसलिए मैंने ज्यादा जवाब नहीं दिया। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। रोहन, 24 साल। पूरा नाम क्या है? उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने इस कर्मचारी की फाइल देखी है। एक और बात है, प्रिया ने अपनी आवाज धीमी की। कल मैंने प्रकाश को किसी को फोन करते सुना। वो कह रहा था उस बूढ़े को शक हो गया है, अब क्या करना है? फिर दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा। प्रकाश ने जवाब दिया, ठीक है। मैं व्यवस्था करता हूं। तुम्हें क्या लगता है वे क्या करने की योजना बना रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपके जाने के बाद प्रकाश ने किसी को फोन करके बताया कि आप आ गए हैं। विक्रम को आज दोपहर की रहस्यमयी फोन कॉल याद आई, जिसमें एक ठंडी आवाज ने उन्हें दखल न देने की चेतावनी दी थी। शायद वही व्यक्ति प्रकाश और टंडन के पीछे था। प्रिया, क्या तुम उस व्यक्ति का नाम जानती हो जिससे प्रकाश अक्सर संपर्क करता है? मैं केवल इतना जानती हूं कि वे उसे टंडन जी कहते हैं, लेकिन एक बार मैंने प्रकाश को उसे चाचा कहते सुना। चाचा? जी, शायद प्रकाश और टंडन के बीच कोई रिश्तेदारी है। प्रिया ने बोलना बंद कर दिया और एक बार फिर कैफे के चारों ओर देखा। उसने अपनी आवाज धीमी करके फुसफुसाया, मैं और ज्यादा नहीं कह सकती। लेकिन आपको प्रकाश से सावधान रहना होगा, और एक और व्यक्ति है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। अगली सुबह विक्रम एक सामान्य ग्राहक के रूप में राजधानी बिरयानी रेस्टोरेंट में वापस आए। इस बार उन्होंने अपनी पोशाक बदल ली, नीली टी-शर्ट, जीन्स और स्पोर्ट्स शूज। एक संपन्न सेवानिवृत्त कारखाने की तरह लग रहे थे। उन्होंने खिड़की के पास एक अलग मेज चुनी जहां से पूरे रेस्टोरेंट को देखा जा सकता था। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, अंदर की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानना। नमस्ते सर, आप क्या लेंगे? इस बार प्रिया नहीं बल्कि एक और वेट्रेस थी, लगभग 25 साल की लड़की जिसकी मुस्कान बनावटी थी। एक प्लेट बिरयानी और शामी कबाब, दाल नहीं चाहिए। इंतजार करते समय विक्रम ने ध्यान से देखा। रोहन रिसेप्शन काउंटर पर मेहमानों का स्वागत कर रहा था। वो लगभग 5-10 लंबा, सांवला रंग, छोटे बाल और मुस्कुराते समय उसके गालों पर डिंपल पड़ते थे। अजीब बात यह थी कि जब भी कोई ग्राहक अंदर आता, रोहन विक्रम की मेज की ओर नजरें डालता, सीधे नहीं बल्कि चोरी छुपे, और फिर जल्दी से अपनी आंखें कहीं और घुमा लेता था। सर, ये रही आपकी प्लेट। वेट्रेस ने बिरयानी की प्लेट नीचे रखी। विक्रम ने ध्यान से देखा। बिरयानी की मात्रा मानक से लगभग 20% कम थी। कबाब पतला था, गोश्त कम था और उसका रंग असामान्य रूप से गुलाबी था, जो अतिरिक्त रंग मिलाने का संकेत था। उन्होंने कबाब का एक टुकड़ा खाया। स्वाद बासी था, तेल की गुणवत्ता खराब थी। ये वो सामग्री नहीं थी जिसे राजधानी बिरयानी आमतौर पर इस्तेमाल करती थी।
बहन जी, क्या मैं पूछ सकता हूं ये कबाब किस गोश्त का बना है? जी। मटन का ही है, लेकिन स्वाद थोड़ा अजीब है। पिछली बार जब मैंने यहाँ खाया था उससे अलग। वेट्रेस हिचकिचाई। जी, शायद आज बावर्ची ने थोड़ा अलग बनाया है। विक्रम ने सिर हिलाया और ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने देखा कि प्रकाश मेहरा कैश काउंटर से उठकर उनकी मेज की ओर आ रहा है। सर, कोई समस्या है क्या? प्रकाश मुस्कुराया। उसकी आवाज जरूरत से ज्यादा विनम्र थी। कुछ नहीं। मैं बस पूछ रहा था, क्या पहली बार रेस्टोरेंट में आए हैं? नहीं, मैं यहाँ कई बार खा चुका हूँ। प्रकाश ने भौएं सिकोड़ी, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। अजीब है, मुझे आपको कभी देखने का याद नहीं है। शायद मैं अक्सर दूसरे समय पर आता हूँ, विक्रम ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया। अच्छा, क्या आप यहीं आसपास रहते हैं? थोड़ा दूर। मैं लखनऊ बाजार के पास एक कपड़ा मिल में काम करता हूँ। प्रकाश ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी जांच कर रही थी। वो कुछ सेकंड और खड़ा रहा और फिर अपनी जगह पर वापस चला गया। विक्रम ने देखना जारी रखा। उन्होंने देखा कि रसोई के काम करने के तरीके में समस्या थी। आमतौर पर एक मानक बिरयानी रेस्टोरेंट में 3 बावर्ची होने चाहिए, एक कबाब बनाने के लिए, एक बिरयानी के लिए और एक साइड डिश के लिए। लेकिन यहां सिर्फ 2 लोग थे और उन्हें एक ही समय में कई काम करने पड़ रहे थे। अजय, चावल का वो डिब्बा गोदाम में ले आओ, रसोई से एक आवाज आई। विक्रम ने देखा अजय नाम का एक ड्राइवर ट्रक से चावल का एक डिब्बा गोदाम में ले जा रहा था। लेकिन इस डिब्बे पर एक अजीब ब्रांड का नाम था। ये राजधानी बिरयानी का जाना पहचाना आपूर्तिकर्ता नहीं था। वो उठे, वॉशरूम जाने का नाटक करते हुए रसोई क्षेत्र से गुजरते समय उन्होंने जल्दी से गोदाम में झांका। कई डिब्बों पर कंपनी के मानकों से अलग ब्रांड के नाम थे। चावल पंजाब के बजाय कहीं और से था, मसाले भी स्थानीय ब्रांड के थे। जब वो अपनी मेज पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि रोहन एक ग्राहक से बात कर रहा है। उसकी आवाज में कुछ था, अवधी और दिल्ली की हिंदी का मिश्रण, खासकर जिस तरह से वो जी शब्द कहता था। वो बहुत परिचित लग रहा था। जी, हमारा रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। विक्रम चौंक गए। ये उच्चारण, ये लहजा किसी ऐसे व्यक्ति जैसा था जिसे वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने रोहन को और ध्यान से देखा। उसकी बाईं आंख के कोने में एक छोटा सा तिल था। मुस्कुराते समय डिंपल पड़ते थे, बात करते समय थोड़ा आगे की ओर झुकने का तरीका, ये सभी विवरण बहुत परिचित थे। रोहन, मेज नंबर 3 वाले और पानी मांग रहे हैं, प्रिया ने दूर से आवाज दी। रोहन मुड़ा। इस बार विक्रम ने उसका चेहरा एक तरफ से साफ देखा। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। ये आंखें, ये नाक, खासकर सोचते समय भौहें सिकोड़ने का तरीका। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम ने चम्मच नीचे रख दिया। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उन्होंने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उनका दिमाग घूम रहा था। रोहन, ये नाम सर और पानी लेंगे? वेट्रेस ने पूछा। नहीं, बिल ले आओ। बिल का इंतजार करते समय विक्रम रोहन से अपनी आंखें नहीं हटा सके। वो एक परिवार को मेन्यू चुनने में मदद कर रहा था। उसकी मुस्कान ताज़ा थी, व्यवहार विनम्र था, लेकिन कभी कभी वो विक्रम की मेज की ओर देख लेता था। जब दोनों की नजरें मिली, रोहन ने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम ने उस नजर को पकड़ लिया था। उस नजर में कुछ गहरा था, कुछ दर्दनाक था। सर, ये रहा आपका बिल। वेट्रेस ने बिल दिया। विक्रम ने पैसे दिए, उठे और जाने लगे। रिसेप्शन काउंटर से गुजरते समय उन्होंने जानबूझकर अपना पेन गिरा दिया। रोहन ने प्रतिक्रिया में झुककर उसे उठाया। धन्यवाद बेटा। जी, कोई बात नहीं। आवाज कांप रही थी। रोहन ने पेन दिया, लेकिन उसका हाथ भी थोड़ा कांप रहा था। विक्रम ने पेन लिया। 1 सेकंड के लिए उसकी आंखों में सीधे देखा। इस बार रोहन बच नहीं सका। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस पल में विक्रम को यकीन हो गया कि वो गलत नहीं है। वो रेस्टोरेंट से बाहर निकले। उनका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। 24 साल, कद काठी, नाक, आंखें, मुस्कान, सब कुछ मेल खा रहा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? 7 साल से वो हर जगह खोज रहे थे, निजी जासूस भी रखे, सब व्यर्थ गया। विक्रम अपनी बाइक पर बैठे। इंजन चालू नहीं किया। उन्हें सोचने के लिए समय चाहिए था। अगर उनका संदेह सही है तो वो यहाँ क्यों है? वो अपने ही पिता के रेस्टोरेंट में काम क्यों कर रहा है और उसे पहचान नहीं रहा? या उसने बहुत पहले ही पहचान लिया था? फोन बजा। अनजान नंबर। हेलो। मैंने आपको चेतावनी दी थी, कल वाली परिचित आवाज। आप अभी भी क्यों लगे हुए हैं?
कौन हो तुम, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने और उन लोगों के लिए खतरनाक काम कर रहे हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि दिल्ली वापस चले जाइए और ये सब भूल जाइए। अगर मैं नहीं माना तो आप कुछ बिरयानी रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा खो देंगे। फोन कट गया। विक्रम कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। पहेली के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ रहे थे। एक बड़ी साजिश चल रही थी और किसी तरह रोहन भी इसमें शामिल था। उन्होंने बाइक स्टार्ट की, एक बार फिर रेस्टोरेंट लौटने का फैसला किया। इस बार वो दूर से देखेंगे। विक्रम ने सड़क के कोने में अपनी बाइक खड़ी की और देखने लगे। शाम 5 बजे रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ने लगी। उन्होंने प्रकाश मेहरा को बाहर आकर फोन पर बात करते देखा। टंडन जी, वो बूढ़ा आ गया है, क्या करना है? विक्रम ने जल्दी से अपना फोन निकाला और समीर जोशी का नंबर मिलाया। ये खोजी पत्रकार 3 साल पहले एक और मामले में उनके साथ काम कर चुका था। एक भरोसेमंद व्यक्ति, अनुभवी और व्यापक सूचना नेटवर्क वाला। समीर, मैं विक्रम सिंह बोल रहा हूं। अरे विक्रम जी, क्या बात है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक व्यक्ति की जांच करने में। हरीश टंडन, 48 साल। मेरी कंपनी का पश्चिमी क्षेत्र का प्रमुख कुछ संदिग्ध है। मुझे शक है कि वो कुछ गलत कर रहा है। क्या तुम उसकी वित्तीय गतिविधियों के बारे में पता लगा सकते हो, खासकर नवाबी दस्तरख्वान श्रृंखला के साथ उसके संबंधों के बारे में? समीर कुछ सेकंड चुप रहा। नवाबी दस्तरख्वान, दिलचस्प है। मुझे 2 दिन दो, जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। लेकिन विक्रम जी, अगर कोई खतरा हो तो सावधान रहिएगा। विक्रम ने फोन काट दिया। देखना जारी रखा। प्रकाश ने अपनी कॉल खत्म कर ली थी। वो रेस्टोरेंट में वापस चला गया। कांच के दरवाजे से उन्होंने देखा कि प्रकाश सीधे रोहन के पास गया और उससे कुछ बात की। रोहन ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर तनाव था। शाम 6 बजे रोहन की शिफ्ट खत्म हो गई। उसने कपड़े बदले और रेस्टोरेंट से बाहर निकला। विक्रम ने उसका पीछा करने का फैसला किया। रोहन लखनऊ बाजार की ओर पैदल चला। रास्ते में वो एक किराने की दुकान पर रुका, मैगी का एक पैकेट और पानी की एक बोतल खरीदी। एक परिचित हरकत, जैसे उसने कई बार की हो। वो एक संकरी गली में मुड़ा, एक पुराने पीजी के सामने रुका। दूसरी मंजिल पर कोने का कमरा। रोहन सीढ़ियों से ऊपर गया, चाबी से दरवाजा खोला। विक्रम ने 2 घर दूर अपनी बाइक खड़ी की। उस छोटे से कमरे को देखा, पीली मंद रोशनी। खिड़की से उन्होंने रोहन को एक छोटी मेज पर बैठे मैगी खाते हुए देखा। अकेला, चुपचाप। इस दृश्य ने विक्रम का दिल दुखा दिया। 7 साल पहले उनका बेटा भी ऐसा ही था। देर से पढ़ाई करने के कारण कमरे में अकेले मैगी खाता था। उस समय वो हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। अपने बेटे के साथ खाने के लिए शायद ही कभी समय होता था। फोन बजा। समीर ने वापस कॉल किया। विक्रम जी, मुझे कुछ शुरुआती जानकारी मिली है। इतनी जल्दी? इस हरीश टंडन में कुछ गड़बड़ है। पिछले 3 महीनों से उसके बैंक खाते में कई अजीब लेन देन हुए हैं। गोल्डन राइस इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी से बड़ी रकम आई है। गोल्डन राइस? हाँ, ये कंपनी 2 महीने पहले पंजीकृत हुई थी। और इसका नवाबी दस्तरखान से संबंध है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि गोल्डन राइस की कानूनी प्रतिनिधि एक महिला है जिसका नाम तृप्ति शर्मा है। मैं इस महिला के बारे में और जानकारी निकाल रहा हूं। विक्रम ने जल्दी से नोट किया। और कुछ? टंडन के पास लखनऊ में एक घर है जो उसने 2 महीने पहले खरीदा था। कीमत 3 करोड़। सब कुछ नकद में। एक क्षेत्रीय प्रमुख का वेतन इतना नहीं हो सकता कि वो इतनी बड़ी रकम जुटा सके। तुम जांच जारी रखो, लेकिन आप सावधान रहिएगा, ये लोग सीधे नहीं हैं। विक्रम ने फोन काट दिया। रोहन के कमरे की ओर देखा। रोशनी अभी भी जल रही थी, लेकिन वो क्या कर रहा था? अचानक खिड़की खुली। रोहन ने बाहर झांका, सड़क पर नीचे देखा। उसकी नजर विक्रम की बाइक पर पड़ी। दोनों ने कुछ 10 मीटर की दूरी से एक दूसरे को देखा। रोहन ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। कुछ मिनट बाद रोशनी बंद हो गई। विक्रम ने घर लौटने का फैसला किया। सोचने के लिए बहुत कुछ था। रात 8 बजे वो अपने किराए के अपार्टमेंट की लिविंग रूम में बैठे थे। मेज पर नोट्स के कागज थे, बिखरी हुई जानकारी। वो उन्हें एक पूरी तस्वीर में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हरीश टंडन भ्रष्टाचार कर रहा है, प्रतिद्वंदी को जानकारी बेच रहा है। गोल्डन राइस नाम की एक कंपनी पीछे है। प्रकाश मेहरा एक सहयोगी है। और रोहन, उसकी भूमिका क्या है? फोन बजा। प्रिया का कॉल। विक्रम सर, मेरे पास नई जानकारी है। क्या है? आज दोपहर आपके जाने के बाद प्रकाश ने किसी को फोन किया।
मैंने बातचीत का एक हिस्सा सुना। क्या कहा? उसने कहा कि बूढ़े को शक हो गया है, योजना को जल्दी से अंजाम देना होगा। फिर दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा। प्रकाश ने जवाब दिया, तो कल रात वो आएगा, मैं तैयारी कर लूंगा। कौन आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन प्रकाश की आवाज से लग रहा था कि वो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। विक्रम ने सोचा, शायद हरीश टंडन या इस साजिश में कोई और कुछ। हाँ, रोहन, मेरा मतलब है रिसेप्शनिस्ट। उसकी हरकतें अजीब थीं। कैसी? आज दोपहर जब प्रकाश फोन पर बात कर रहा था, रोहन पास में खड़ा था। मैंने देखा कि वो जानबूझकर सुनने की कोशिश कर रहा था, और जब प्रकाश ने उसकी ओर देखा तो उसने कुछ और काम करने का नाटक किया। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। रोहन भी प्रकाश की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। प्रिया, क्या तुम जानती हो कि रोहन कहाँ रहता है? मुझे पता है कि वो नेहरू रोड की गली नंबर 47 में एक पीजी में रहता है। आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, तुम सावधान रहना, उन्हें पता ना चले कि तुम मेरी मदद कर रही हो। जी, मुझे पता है। फोन काटने के बाद विक्रम सोचने लगे। उनके दिमाग में कई सवाल थे। रोहन प्रकाश की बातचीत में क्यों दिलचस्पी ले रहा था? क्या उसका इस साजिश से कोई लेना देना है? रात 9 बजे विक्रम ने टहलने का फैसला किया। वो सड़क पर उतरे, गोमती नदी के किनारे चले। ठंडी हवा, सड़क की रोशनी पानी पर प्रतिबिंबित हो रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक अधेड़ उम्र का आदमी काली जैकेट पहने हुए उनसे लगभग 20 मीटर दूर था। जब वो रुके तो वो आदमी भी रुक गया। जब वो आगे बढ़े तो वो आदमी भी पीछे पीछे चला। विक्रम एक छोटी सड़क में मुड़े। वो आदमी अभी भी पीछे था। उन्होंने अपनी चलने की गति बढ़ाई। पीछे के कदमों की आवाज भी तेज हो गई। एक चौराहे पर विक्रम अचानक मुड़े। वो आदमी चौंक गया और जल्दी से एक दुकान में छिप गया। विक्रम कुछ मिनट इंतजार करते रहे। वो आदमी फिर नहीं दिखा। उन्होंने होटल लौटने का फैसला किया। रास्ते में फोन लगातार बज रहा था। एक छिपे हुए नंबर से कॉल। उन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन कॉल बजती रही। अंत में उन्होंने फोन उठाया। हेलो? खामोशी, बस नियमित सांस लेने की आवाज। कोई है? बोलो। अभी भी खामोशी। फिर फोन कट गया। विक्रम को बेचैनी महसूस हुई। कुछ ठीक नहीं था। ये छिपे हुए कॉल्स, पीछा किया जाना, इन सब का कोई मकसद था। होटल पहुंचकर उन्होंने अपने कमरे की सावधानी से जांच की। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उन्हें लगा जैसे कोई यहां आया था। रात 10 बजे वो सोने की तैयारी कर रहे थे। फोन एक बार फिर बजा। इस बार एक संदेश था। विक्रम ने संदेश खोला। अनजान नंबर। सामग्री में बस एक पंक्ति थी, जांच तुरंत बंद कर दो अगर तुम अपने एकमात्र बचे प्रियजन को खोना नहीं चाहते। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। एकमात्र बचा हुआ प्रियजन, क्या वे रोहन के बारे में जानते हैं? उन्होंने जल्दी से प्रिया को फोन किया। प्रिया, क्या तुमने रोहन को शिफ्ट के बाद देखा? जी। वो सामान्य रूप से घर चला गया। आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, जल्दी सो जाना। विक्रम ने फोन नीचे रख दिया। उनके हाथ कांप रहे थे। इस धमकी भरे संदेश का क्या मतलब है? वे जान गए हैं कि वो जांच कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वे उनके और रोहन के बीच के संबंध को जानते हैं? अगर रोहन सच में उनका बेटा है तो वो खतरे में है, लेकिन अगर नहीं तो ऐसी धमकी क्यों? बहुत सारे सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं था। विक्रम बिस्तर पर बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे। लखनऊ की रात शांत थी, लेकिन उनके दिल में तूफान था। वो जानते थे कि वो एक खतरनाक खेल में कदम रख रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं सकते थे। अपनी कंपनी के लिए, प्रिया जैसे वफादार कर्मचारियों के लिए, और शायद अपने बेटे के लिए। अगली सुबह विक्रम एक स्पष्ट निर्णय के साथ उठे। वो सीधे रोहन का सामना करेंगे। अब और अंदाजा नहीं लगा सकते। सुबह 8 बजे वो राजधानी बिरयानी रेस्टोरेंट में थे। रोहन अभी तक नहीं आया था। उसकी शिफ्ट 8:30 बजे शुरू होती थी। विक्रम सामने वाले कैफे में बैठकर देखने लगे। 8:25 पर रोहन आया। वो बाजार की तरफ से पैदल आ रहा था। जल्दी में लग रहा था। नीली जीन्स, सफेद टी-शर्ट, कंधे पर बैग। एक सामान्य छात्र की तरह दिख रहा था। विक्रम 9 बजे तक इंतजार किया और फिर रेस्टोरेंट में गए। इस बार उन्होंने कोई भेस नहीं बदला। सफेद शर्ट, काली पैंट, चमड़े के जूते, एक व्यवसायी का रूप। नमस्ते सर, आप क्या लेंगे? प्रिया आई। उसकी आंखों में चिंता थी। एक प्लेट सीख कबाब बिरयानी और रिसेप्शनिस्ट को यहां बुलाओ। प्रिया ने सिर हिलाया, काउंटर की ओर चली गई।
विक्रम ने देखा कि उसने रोहन से कुछ कहा। उसने उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर तनाव था। रोहन आया। उसने अपने हाथ कसकर पकड़ रखे थे। जी सर, आपको कुछ चाहिए? यहां बैठो, मुझे बात करनी है। जी, लेकिन मैं काम कर रहा हूं। बैठ जाओ। विक्रम की आवाज और सख्त हो गई। रोहन बैठ गया। उनकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। माहौल तनावपूर्ण था। तुम्हारा असली नाम क्या है? रोहन चौंक गया। जी? रोहन सिंह। रोहन सिंह? विक्रम ने हर शब्द दोहराया। जन्म का साल? जी, 2000। कहां के हो? जी, बनारस के। झूठ। विक्रम ने उसकी आंखों में सीधे देखा। तुम दिल्ली में 15 मई 2000 को पैदा हुए थे। तुम्हारी बाईं आंख के कोने में एक तिल है। दाहिने घुटने पर एक छोटा सा निशान है जो 7 साल की उम्र में साइकिल से गिरने पर लगा था। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, है ना? रोहन ने सिर झुका लिया। आंसू मेज पर गिरे। जी, मैं जानता हूं पापा। पापा शब्द बहुत धीरे से निकला, लेकिन विक्रम ने साफ सुना। उनका दिल जैसे रुक गया। क्यों? तुमने शुरू में क्यों नहीं बताया? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। विक्रम ने रेस्टोरेंट के चारों ओर देखा। सब लोग अपने काम में व्यस्त थे। प्रकाश मेहरा कैश काउंटर पर फोन पर बात कर रहा था। उसने अभी तक उनकी मेज पर ध्यान नहीं दिया था। बाहर चलो, हम कहीं और बात करते हैं। दोनों पिता पुत्र रेस्टोरेंट से बाहर निकले। विक्रम रोहन को पास के एक छोटे से पार्क में ले गए। वे एक पुराने इमली के पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ गए। 7 साल हो गए। विक्रम ने भावनाओं से भरी आवाज में कहा। 7 साल से मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। रोहन फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए। तुम घर छोड़कर क्यों चले गए? एक शब्द कहे बिना क्यों? रोहन ने अपनी आंखें पोंछीं, शांत होने की कोशिश की। मैं आपसे नाराज था। बहुत नाराज था। किस बात से? आप सिर्फ काम जानते थे। हर दिन मीटिंग, दौरे। जब मैं चाहता था कि आप मुझे होमवर्क में मदद करें तो आप कहते थे कि आप व्यस्त हैं। जब मैं चाहता था कि आप मुझे घुमाने ले जाएं तो आप कहते थे कि आपके पास समय नहीं है। विक्रम को लगा जैसे किसी ने उनका गला घोंट दिया हो। यादें उमड़ पड़ी। सच है, उन सालों में वो केवल अपनी श्रृंखला का विस्तार करने में लगे थे। अपने बेटे के लिए शायद ही कभी समय होता था। जब मैं 17 साल का था, मैंने आपसे कहा था कि मैं बिजनेस पढ़ना चाहता हूं, आपके साथ काम करना चाहता हूं। आप जानते हैं आपने क्या कहा था? विक्रम ने सिर हिलाया। आपने कहा कि मैं अभी छोटा हूं, कुछ नहीं समझता, आप खुद संभाल लेंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। पापा, मुझे लगा कि आप मुझे एक बच्चा समझते हैं जो कुछ नहीं जानता। लेकिन तुम घर छोड़कर क्यों गए? उस दिन मैंने आपको महेश चाचा से बात करते सुना। आपने कहा कि इस रोहन में बिजनेस करने की काबिलियत नहीं है, उसे पढ़ाई पूरी करने दो, फिर किसी और कंपनी में नौकरी दिला दूंगा ताकि झंझट ना हो। विक्रम चौंक गए। उन्हें वो बातचीत याद आई। उस समय वो अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित थे। डरते थे कि वो काम को संभालने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रोहन ने ये सुन लिया था। मैंने सब सुन लिया था पापा। मुझे लगा कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करते। इसीलिए मैंने साबित करने का फैसला किया कि मैं आत्मनिर्भर हो सकता हूं। फिर तुम कहां गए? मैं मुंबई चला गया। रेस्टोरेंट में काम किया, ग्राहकों की सेवा करना सीखा। प्रबंधन सीखा। मैं काम को जमीनी स्तर से समझना चाहता था। विक्रम हैरान थे। मुंबई, जहां वो 2018 में प्रिया से मिले थे। क्या तुम प्रिया से मिले? जी हां, प्रिया दीदी मेरे लिए बहुत अच्छी थीं। वो नहीं जानती थीं कि मैं कौन हूं, बस उन्हें लगा कि मैं एक सीखने का इच्छुक लड़का हूं। उन्होंने मुझे सेवा के बारे में बहुत कुछ सिखाया। फिर मैंने कई जगहों पर काम किया, पुणे, नागपुर, गोवा। मैं खानपान व्यवसाय के सभी पहलुओं को समझना चाहता था, सामग्री खरीदने से लेकर पकाने, परोसने और प्रबंधन तक। विक्रम ने सिर हिलाया। घर से दूर 7 साल, उनका बेटा बहुत बड़ा हो गया था। तुम यहां वापस क्यों आए? 3 महीने पहले मैंने सुना कि राजधानी बिरयानी श्रृंखला मुश्किल में है, कमाई घट रही थी, ग्राहक शिकायत कर रहे थे। मुझे आपकी चिंता हुई। इसलिए मैंने स्थिति देखने का फैसला किया। तुम घर क्यों नहीं आए? यहां काम क्यों किया? रोहन ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता था कि आप अभी भी मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। मुझे डर था कि आप मुझे भगा देंगे। इसलिए मैंने स्थिति का निरीक्षण करने और ये देखने का फैसला किया कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं।
विक्रम ने अपना हाथ अपने बेटे के कंधे पर रखा। 7 साल बाद रोहन बहुत लंबा हो गया था। लेकिन उनके दिल में वो अभी भी वही छोटा बेटा था। क्या तुमने रेस्टोरेंट में कुछ पता लगाया? हाँ पापा, प्रकाश और टंडन जी कुछ गलत कर रहे हैं। तुम क्या जानते हो? मैंने देखा कि वे अक्सर निजी तौर पर बात करते हैं। मैंने जानबूझकर सुनने की कोशिश की और पता चला कि वे प्रतिद्वंद्वी को जानकारी बेच रहे हैं और उनकी एक बड़ी योजना भी है। क्या योजना? मुझे विवरण नहीं पता। लेकिन उन्होंने कंपनी के पूरे प्रबंधन को बदलने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कोई बाहरी व्यक्ति उनकी मदद कर रहा है, कोई जिसके पास बड़ी शक्ति है। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। ये समीर जोशी की गोल्डन राइस कंपनी के बारे में जानकारी से मेल खाता था। क्या तुम उस व्यक्ति का नाम जानते हो? मैंने उन्हें महेश नाम का उल्लेख करते सुना, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है। विक्रम चौंक गए। महेश? क्या ये उनका पुराना दोस्त महेश गुप्ता हो सकता है? तुम और क्या जानते हो? पापा, एक बात है जिससे मैं चिंतित हूं। कल मैंने प्रकाश को फोन पर बात करते सुना। उसने कहा कि कोई आज रात लखनऊ आएगा। वो एक बार में समस्या का समाधान करने की तैयारी करेगा। किस समस्या का समाधान, मुझे नहीं पता। लेकिन उसकी आवाज बहुत गंभीर लग रही थी। विक्रम को चिंता महसूस हुई। शायद वे जान गए हैं कि वो जांच कर रहे हैं और कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। बेटा, अब से तुम्हें सावधान रहना होगा। उन्हें पता ना चले कि तुम कौन हो। जी पापा, मुझे पता है। और याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूं। पिछले 7 सालों में मुझे हर दिन पछतावा हुआ है कि मैंने तुम्हारी ठीक से परवाह नहीं की। रोहन ने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। मैं भी आपसे प्यार करता हूं पापा। मैं यहां आपकी मदद करने के लिए आया हूं, ये साबित करने के लिए कि मैं ये कर सकता हूं। दोनों पिता पुत्र चुपचाप गले मिले। 7 साल की दूरी जैसे गायब हो गई, लेकिन ज्यादा देर खुश होने का समय नहीं था। वे एक बड़ी साजिश का सामना कर रहे थे। पापा, क्या आप जानते हैं कि क्षेत्रीय प्रमुख टंडन कंपनी के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? मैंने उन्हें गोल्डन राइस का नाम लेते सुना। विक्रम चौंक गए। गोल्डन राइस वही कंपनी थी जिसका समीर जोशी ने कल उल्लेख किया था, वो कंपनी जिसका नवाबी दस्तरख्वान से संबंध था। तुमने गोल्डन राइस के बारे में क्या सुना? मैंने प्रकाश को टंडन से कहते सुना कि रेसिपी का हस्तांतरण पूरा होने के बाद वे अगला कदम उठाएंगे। पूरी राजधानी बिरयानी श्रृंखला का नाम बदलकर गोल्डन राइस करना। नाम बदलना? विक्रम को लगा जैसे उनके शरीर में खून उबल रहा है। वे पूरी कंपनी पर कब्जा करना चाहते हैं। जी, मुझे ऐसा ही लगता है। उन्होंने पूरे प्रबंधन बोर्ड को बदलने के बारे में भी बात की। टंडन नए सीईओ बनेंगे। विक्रम उठे, इधर उधर टहलने लगे। 20 साल की मेहनत, एक बिरयानी के ठेले से लेकर लगभग 20 शाखाओं की श्रृंखला तक। अब वे एक झटके में सब कुछ छीनना चाहते हैं। तुम और क्या जानते हो? पापा, मैंने उन्हें महेश नाम के एक व्यक्ति का उल्लेख करते सुना। उन्होंने कहा कि वो आदमी आज आपसे सीधे मिलने के लिए लखनऊ आएगा। महेश गुप्ता? विक्रम को यकीन था कि ये उनके युवावस्था का सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन महेश इस मामले में क्यों शामिल था? बेटा, मुझे होटल वापस जाकर किसी को फोन करना है। तुम रेस्टोरेंट वापस जाओ और सामान्य रूप से काम करो, उन्हें शक ना होने देना। पापा, आप सावधान रहिएगा। दोनों पिता पुत्र अलग हो गए। विक्रम होटल लौटे, जल्दी से समीर जोशी को फोन किया। समीर, क्या तुम्हारे पास गोल्डन राइस के बारे में और कोई जानकारी है? हाँ है, मुझे अभी अभी कुछ दिलचस्प पता चला है। कानूनी प्रतिनिधि तृप्ति शर्मा सिर्फ एक दिखावा है। गोल्डन राइस का असली मुखिया महेश गुप्ता है। विक्रम का दिल जैसे रुक गया। महेश गुप्ता? तुम्हें यकीन है? बिल्कुल, मेरे पास सबूत हैं। महेश वर्तमान में सिंगापुर स्थित सनराइज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन का सीईओ है। उसने गुप्त रूप से कई भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदे हैं। सनराइज इंटरनेशनल। विक्रम को याद आया कि यह वही समूह था जिसमें महेश 2010 में उनके अलग होने के बाद शामिल हुआ था। और कुछ? हाँ, कल महेश का निजी विमान लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरा था। वो विक्टोरिया होटल में ठहरा हुआ है। विक्रम ने फोन काट दिया। स्तब्ध बैठे रहे। महेश उनका सबसे अच्छा दोस्त, इस साजिश का मास्टरमाइंड था। फोन बजा। एक युवा महिला। क्या आप विक्रम सिंह हैं? हाँ, मैं ही हूं। मैं लावण्या देसाई हूं, कंपनी की कानूनी कर्मचारी। मुझे आपसे तुरंत मिलना है। तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ हूं? मैं विक्टोरिया होटल की लॉबी में हूं।
क्या आप नीचे आ सकते हैं? विक्रम लॉबी में गए। उन्होंने एक 30 वर्षीय महिला को काले सूट में देखा। हाथ में एक फाइल थी, चेहरे पर चिंता और आंखों में सतर्कता थी। विक्रम जी, क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? यहां सुरक्षित नहीं है। वे पास के एक कैफे में गए। लावण्या ने अपनी फाइल खोली और एक मोटी दस्तावेज निकाली। विक्रम जी, मैंने हरीश टंडन की अवैध गतिविधियों के सबूत इकट्ठे किए हैं। तुम्हारे पास क्या है? सबसे पहले भ्रष्टाचार का सबूत। पिछले 3 महीनों में टंडन ने कंपनी के बजट से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन किया है। उसने इस पैसे का इस्तेमाल घर, कार खरीदने और अपने निजी खाते में स्थानांतरित करने के लिए किया है। लावण्या ने दस्तावेज का पन्ना पलटा। दूसरा, प्रतिद्वंदी को जानकारी बेचने का सबूत। मेरे पास टंडन और नवाबी दस्तरख्वान के प्रतिनिधि के बीच बातचीत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उन्होंने 5 करोड़ रुपए में बिरयानी मसाले की रेसिपी बेचने का सौदा किया था। क्या तुम्हारे पास वो रिकॉर्डिंग है? हाँ। लावण्या ने एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर दिया। सुनिए। हरीश टंडन की आवाज मशीन से गूंजी। ये रेसिपी राजधानी बिरयानी का सबसे बड़ा रहस्य है। एक बार जब आपके पास ये जाएगी तो आप बिल्कुल वैसा ही स्वाद बना सकते हैं। एक और पुरुष की आवाज। हम सौदे के अनुसार 5 करोड़ का भुगतान एक बार में करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि स्रोत का खुलासा ना हो। चिंता ना करें। रेसिपी मिलने के बाद हम अगला कदम उठाएंगे। क्या कदम? राजधानी बिरयानी के पूरे बाजार पर कब्जा करना और फिर कंपनी को सस्ते में खरीदना। विक्रम ने सुनकर अपनी मुट्ठी भींच ली। वे न केवल रेसिपी चुराना चाहते थे, बल्कि कंपनी को दिवालिया बनाकर उसे खरीदना चाहते थे। तुम्हारे पास और कुछ है? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सबूत। लावण्या ने एक अनुबंध निकाला। ये टंडन और गोल्डन इन्वेस्टमेंट के बीच एक गुप्त अनुबंध की प्रति है। विक्रम ने जल्दी से पढ़ा। अनुबंध में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संपत्ति और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के पूरा होने के बाद हरीश टंडन को गोल्डन राइस नामक नई श्रृंखला का सीईओ नियुक्त किया जाएगा। वे कंपनी का नाम बदलने की योजना बना रहे हैं। बिल्कुल, राजधानी बिरयानी की सभी 20 शाखाओं का नाम बदलकर गोल्डन राइस कर दिया जाएगा। वे पूरे प्रबंधन बोर्ड को भी बदल देंगे। और मेरा क्या? लावण्या हिचकिचाई। जहां तक मैं समझती हूं, वे आपको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेंगे अगर आप नहीं मानते। अगर मैं नहीं माना तो? उनके पास दूसरी योजना है। विक्रम को ठंड लगने लगी। उन्होंने सब कुछ बहुत सावधानी से तैयार किया था। तुम्हें यह सबूत कैसे मिला? मैं कानूनी विभाग की प्रभारी हूं, इसलिए मेरे पास कई दस्तावेजों तक पहुंच है। पिछले 3 महीनों से मैंने देखा है कि टंडन की कई गतिविधियां संदिग्ध हैं। मैंने गुप्त रूप से सबूत इकट्ठे किए। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं कंपनी को बर्बाद होते नहीं देखना चाहती। राजधानी बिरयानी वो जगह है जहां मैंने 5 साल काम किया है। मुझे इस कंपनी से लगाव है। लावण्या ने एक घूंट कॉफी पी और जारी रखा। लेकिन विक्रम जी, एक बात है जिससे मैं चिंतित हूं। टंडन के पीछे जो व्यक्ति है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम जानती हो कौन है? मैं जानती हूं, महेश गुप्ता, सनराइज इंटरनेशनल का सीईओ। उसके पास बहुत शक्ति है। वो कई लोगों को खरीद सकता है। तुम महेश के बारे में क्या जानती हो? वो कभी आपके दोस्त थे, है ना? मैंने ऐसा सुना है। विक्रम ने सिर हिलाया। 2005 से 2010 तक उन्होंने और महेश ने साथ में बिजनेस किया था। उन्होंने साथ में शुरुआत की, साथ में पहले प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन फिर विकास की दिशा को लेकर मतभेद हुए। वे अलग हो गए। महेश विदेश में विस्तार करना चाहता था, मैं घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। हम सहमत नहीं हो सके, इसलिए हमने अलग रास्ते जाने का फैसला किया। लेकिन अब वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लावण्या ने अपनी घड़ी देखी। विक्रम जी, एक बुरी खबर है, जहां तक मुझे पता है। महेश आज रात राजधानी बिरयानी में टंडन से मिलेंगे। वे हस्तांतरण की औपचारिकताएं पूरी करेंगे। क्या हस्तांतरण? रेसिपी का हस्तांतरण और आधिकारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर। उसके बाद वे आपको प्रबंधन बोर्ड में बदलाव के फैसले के बारे में सूचित करेंगे। विक्रम उठे। वो उन्हें इस साजिश को अंजाम नहीं देने दे सकते। क्या तुम उन्हें रोकने में मेरी मदद कर सकती हो? मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। उन्होंने सब कुछ बहुत सावधानी से तैयार किया है। क्या तैयारी? लावण्या कांप रही थी।
विक्रम जी, मुझे डर है कि हमने किसी ऐसे व्यक्ति से पंगा ले लिया है जिससे नहीं लेना चाहिए था। समूह का सीईओ, वो लखनऊ के रास्ते में है। उस दोपहर प्रिया शर्मा सामान्य से जल्दी काम से निकली। उसने प्रकाश मेहरा से अनुमति मांगी कि उसे अपनी बेटी को किंडरगार्टन से लाना है। प्रकाश ने सिर हिलाकर सहमति दे दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। प्रिया सीधे नेहरू रोड की गली नंबर 23 में अपने किराए के कमरे में गई। 15 वर्ग मीटर का कमरा, जो माँ बेटी के रहने के लिए काफी था। उसने जल्दी से कपड़े बदले और रिया को लाने की तैयारी की। जब उसने दरवाजा खोला तो वो चौंक गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी दरवाजे के सामने खड़ा था, लगभग 5-10 लंबा, थोड़े गंजे बाल, ग्रे सूट पहने, चेहरा गंभीर लेकिन परिचित। चाचा, आप? हरीश टंडन मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। प्रिया, क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूं? प्रिया एक कदम पीछे हटी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हरीश टंडन को उसके घर का पता कैसे पता चला? वो यहां क्यों आया? चाचा, आपको मेरा घर कैसे पता चला? मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूं प्रिया, जिसमें यह भी शामिल है कि तुम किसी की मदद कर रही हो जो कंपनी की जांच कर रहा है। प्रिया को लगा जैसे उसके पैर कांप रहे थे। उन्होंने पता लगा लिया था। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो, नाटक मत करो, अंदर चलो, हमें ईमानदारी से बात करने की जरूरत है। टंडन बिना बुलाए कमरे में घुस गया। उसने छोटे से कमरे के चारों ओर देखा। एक सिंगल बेड, प्लास्टिक की मेज, पुरानी अलमारी। गरीबी हर चीज में झलक रही थी। तुम अभी भी इतनी गरीबी में जी रही हो? प्रिया ने दरवाजा बंद किया और दीवार के सहारे खड़ी हो गई। मैं जी रही हूं, यही बहुत है। प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो जानने का तुम्हें अधिकार है। क्या है? चाचा, टंडन कमरे में एकमात्र प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गया। क्या तुम्हें अपने माता पिता याद हैं? प्रिया ने भौहें सिकोड़ी। वो ये सवाल क्यों पूछ रहा है? मुझे बस धुंधला धुंधला याद है। जब मैं 10 साल की थी तब मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। तुम्हारे पिता का नाम क्या था? हरीश वर्मा। आप क्यों पूछ रहे हैं? टंडन ने सिर हिलाया। सही है, हरीश वर्मा मेरा सगा भाई था। प्रिया को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो दीवार से और सट गई। उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता है। हरीश मेरा बड़ा भाई था, मुझसे 5 साल बड़ा। 2009 में वो और तुम्हारी माँ राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। मैं अंतिम संस्कार में आया था। प्रिया के दिमाग में धुंधली तस्वीरें घूमने लगीं। उसे याद आया कि एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके माता पिता के अंतिम संस्कार में आया था। वो आदमी बहुत रोया था। उसने उसे कसकर गले लगाया था। उस समय तुम बहुत छोटी थी। मुझे डर था कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। मैंने तुम्हें तुम्हारी मौसी के पास छोड़ दिया। मैं बस गुप्त रूप से पैसे से मदद करता रहा। प्रिया बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका सिर घूम रहा था। ये नहीं हो सकता। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उस समय मैं अभी अपना करियर शुरू कर रहा था। तुम्हें पालने की स्थिति में नहीं था। मैंने सोचा कि तुम अपनी मौसी के साथ बेहतर रहोगी, तो इन सालों में आप हमेशा मुझ पर नजर रखे हुए थे। जब मुझे पता चला कि तुम गर्भवती हो तो मैं मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम स्वीकार नहीं करोगी। जब मुझे पता चला कि तुम राजधानी बिरयानी में काम कर रही हो, तब मुझे तसल्ली हुई। प्रिया ने अपना सिर पकड़ लिया। आंसू बहने लगे। आपने शुरू में क्यों नहीं बताया? आपने मुझे इतनी गरीबी में क्यों जीने दिया? मुझे माफ कर दो, मैंने गलत सोचा। टंडन उसके पास आकर बैठ गया। लेकिन अब मैं इसकी भरपाई करना चाहता हूं। भरपाई कैसे? मैं तुम्हें और रिया को एक बेहतर जीवन दूंगा। घर, गाड़ी, बच्चे की पढ़ाई, मेरे पास सब कुछ देने की क्षमता है। प्रिया ने आंसुओं के बीच उसे देखा। किस शर्त पर? होशियार हो, टंडन मुस्कुराया। तुम्हें बस विक्रम सिंह की मदद करना बंद करना है। कंपनी के मामलों में दखल देना बंद करना है। आपको ये बात पता चल गई? मुझे सब कुछ पता है। जितनी बार तुम उससे मिली हो, जो भी जानकारी तुमने उसे दी है, मुझे सब पता है। प्रिया को ठंड लगने लगी। अगर टंडन सब कुछ जानता है तो क्या विक्रम सर खतरे में हैं? विक्रम सर ठीक तो हैं? ये तुम पर निर्भर करता है। टंडन उठा और उसे नीचे देखा। अगर तुम मेरे साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर नहीं तो क्या? तो मैं किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। प्रिया उछलकर खड़ी हो गई। आप मुझे धमकी दे रहे हैं?
धमकी नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। विक्रम सिंह उन मामलों में दखल दे रहा है जो उसकी क्षमता से बाहर हैं। कुछ लोग हैं जो परेशान होना नहीं चाहते। कौन लोग? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये जानना है कि अगर तुम उसकी मदद करना जारी रखती हो तो तुम और तुम्हारी बेटी खतरे में पड़ सकते हो। प्रिया को डर लगा, अपने लिए नहीं बल्कि रिया के लिए। उसकी बेटी सिर्फ 5 साल की थी। उसे इन जटिल मामलों के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। समय नहीं है। टंडन ने अपनी घड़ी देखी। आज रात सब कुछ तय हो जाएगा। तुम्हें अभी चुनना होगा। क्या चुनना है? परिवार और बाहरी व्यक्ति के बीच, खून के रिश्ते और अजनबी के बीच। प्रिया का सिर दर्द करने लगा। पिछले 7 सालों से वो विक्रम सिंह को अपना उद्धारकर्ता मानती थी। उन्होंने उसे बेरोजगारी से बचाया था, उसे एक अकेली मां के रूप में स्थिर आय के साथ जीने का अवसर दिया था। लेकिन हरीश टंडन उसका सगा चाचा था, जिसके साथ उसका खून का रिश्ता था। भले ही उसने उसे सीधे तौर पर नहीं पाला, लेकिन उसने इन सालों में गुप्त रूप से मदद की थी। क्या आप मुझे शाम तक का समय दे सकते हैं? मुझे अपनी बेटी को लाना है। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये आखिरी बार है जब मैं धैर्य रख रहा हूं। टंडन दरवाजे से बाहर निकला और मुड़ा। हाँ, और भागने की कोशिश मत करना। मैं उन सभी जगहों को जानता हूं जहां तुम जा सकती हो। टंडन के जाने के बाद प्रिया बिस्तर पर गिर पड़ी। उसे सच्चाई पर विश्वास नहीं हो रहा था। हरीश टंडन, जिस व्यक्ति की जांच में वो विक्रम सर की मदद कर रही थी, वही उसका सगा चाचा था। उसे कंपनी में टंडन से हुई मुलाकातों की याद आई। वो हमेशा उस पर विशेष ध्यान देता था, उसके स्वास्थ्य, काम के बारे में पूछता था। उस समय उसने सोचा था कि ये सिर्फ एक अच्छे बॉस की चिंता है। अब वो समझ गई, हर चीज का एक कारण था। लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं बदलती कि टंडन क्या कर रहा है। वो अभी भी भ्रष्टाचार कर रहा है, अभी भी प्रतिद्वंद्वी को जानकारी बेच रहा है। उसका चाचा होना उसके गलत कामों को सही नहीं ठहरा सकता। प्रिया उठी और अपनी बेटी को लाने का फैसला किया। रास्ते में उसने विक्रम सिंह को फोन किया। विक्रम सर, एक बहुत जरूरी बात है, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? क्या बात है प्रिया? मैं फोन पर नहीं बता सकती, वे सुन सकते हैं। तो आज रात 8 बजे उसी रिवरसाइड कैफे में? नहीं सर। वो जगह आप सुरक्षित नहीं है। मैं आपको दूसरी जगह का पता भेज दूंगी। फोन काटने के बाद प्रिया को लगा जैसे उसकी जिंदगी उलट-पुलट हो गई है। आज सुबह वो एक साधारण लड़की थी जो सिर्फ अपनी बेटी को बड़ा करना चाहती थी। आज दोपहर उसे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल चुनाव करना पड़ा, परिवार या कर्तव्य, खून का रिश्ता या ज़मीर। उसने रिया को किंडरगार्टन से लिया। उसकी बेटी दौड़कर उससे लिपट गई। माँ, आप इतनी देर से क्यों आई? माँ को अचानक काम आ गया? क्या तुमने माँ को याद किया? हाँ, मैंने आपको बहुत याद किया। प्रिया ने अपनी बेटी को गले लगाया। आंसू फिर से बह निकले। उसे अपनी बेटी की रक्षा करनी थी, चाहे कुछ भी करना पड़े। घर पहुंचकर उसने अपनी बेटी को खाना खिलाया और फिर सोचने लगी, अगर वो विक्रम सर की मदद करना जारी रखती है तो वो और उसकी बेटी खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो मदद नहीं करती है तो विक्रम सर अकेले ही इस साजिश का सामना करेंगे। रात 8 बजे उसने अपनी बेटी को पड़ोसी के घर छोड़ा और मिलने की जगह पर गई। शहर के अंत में एक छोटा सा रेस्टोरेंट। जैसे ही वो रेस्टोरेंट में घुसी, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, तुम कहाँ हो? तुरंत घर वापस आओ। प्रिया डर गई। वे उस पर नजर रख रहे थे। शायद वे जानते थे कि वो विक्रम सर से मिलने आई है। वो जल्दी से घर के लिए निकली। रास्ते में फोन लगातार उसी नंबर से बज रहा था। अपने किराए के कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि कमरे में रोशनी जल रही है। उसे यकीन था कि उसने जाने से पहले बत्ती बंद कर दी थी। उसने दरवाजा खोला। हरीश टंडन कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा गंभीर था। भतीजी, मुझे लगता है कि तुम अपनी जड़ें भूल गई हो, है ना? जब प्रिया अपने किराए के कमरे में मानसिक संकट का सामना कर रही थी, विक्रम शहर के अंत में एक छोटे से रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहे थे। 7:45 बज गए। प्रिया अभी तक नहीं आई थी। उन्हें चिंता हुई। उन्होंने फोन किया, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। 8:30 पर उनके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो विक्रम, तुम्हें मेरी आवाज याद है? विक्रम चौंक गए। ये परिचित आवाज 15 साल बाद भी उन्होंने तुरंत पहचान ली। महेश गुप्ता? सही है, मैं लखनऊ में हूं। हमें मिलना है। तुम यहां क्यों हो? उसी मामले के लिए जिसकी तुम जांच कर रहे हो।
विक्टोरिया होटल में मिलो, प्रेसिडेंशियल स्वीट, 15वीं मंजिल, अकेले आना। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? क्योंकि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो तुम्हें इस साजिश को रोकने में मदद कर सकता है, और क्योंकि हम कभी सबसे अच्छे दोस्त थे। फोन कट गया। विक्रम स्तब्ध बैठे रहे। महेश गुप्ता, उनकी युवावस्था का सबसे अच्छा दोस्त। अब गोल्डन राइस के पीछे का सीक्रेट क्यों? रात 9 बजे विक्रम विक्टोरिया होटल में थे। एक सुरक्षा गार्ड उन्हें 15वीं मंजिल पर ले गया। प्रेसिडेंशियल सूट का दरवाजा खुला। एक 50 वर्षीय व्यक्ति सामने आया। महेश गुप्ता। बालों में सफेदी आ गई थी। चेहरा दुबला था, लेकिन अभी भी आकर्षक लग रहा था। महंगा नीला सूट, रोलेक्स घड़ी, एक सफल व्यवसायी का रूप। विक्रम? महेश उदासी से मुस्कुराया। 15 साल हो गए। दोनों आदमी एक दूसरे को लंबे समय तक चुपचाप देखते रहे। बहुत सारी यादें, बहुत सारी भावनाएं। अंदर आओ। प्रेसिडेंशियल स्वीट विशाल था, शानदार ढंग से सजा हुआ। बड़ी खिड़की से रात में गोमती नदी का नजारा दिख रहा था। महेश ने विक्रम को सोफे पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और विस्की डाली। तुम अभी भी 18 साल पुरानी विस्की पीते हो, है ना? तुम्हें याद है? मुझे सब कुछ याद है। शुरुआत के दिन, व्यापार की योजना बनाते हुए जागकर बिताई रातें। हमारा एक साझा सपना था। विक्रम ने एक घूंट शराब पी। फिर तुमने सबको छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, मैंने एक अलग रास्ता चुना। कौन सा रास्ता? एक विदेशी समूह में शामिल होना और फिर चुपके से अपने पुराने दोस्त की कंपनी को बर्बाद करना। महेश ने विस्की नीचे रखी। उसकी आंखों में दर्द था। तुम्हें लगता है कि मैं इस साजिश के पीछे हूं? तुम नहीं हो क्या? गोल्डन राइस, सनराइज इंटरनेशनल, सब कुछ तुमसे जुड़ा है। हाँ, सब कुछ मुझसे जुड़ा है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। महेश उठा और खिड़की के पास गया। क्या तुम जानते हो कि मैंने पिछले 15 सालों में क्या झेला है? मैं बस इतना जानता हूं कि तुम सफल हो, अमीर हो, शक्तिशाली हो, सफल। महेश कड़वाहट से हंसा। तुम उसे सफलता कहते हो? महेश मुड़ा। उसका चेहरा दर्द से भरा था। 2010 में हमारे अलग होने के बाद मैं सनराइज इंटरनेशनल में शामिल हो गया। उन्होंने मुझसे वादा किया कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय करियर बनाने का मौका मिलेगा। मैंने विश्वास किया और कड़ी मेहनत की। फिर क्या हुआ? पहले 2 साल सब कुछ बढ़िया था। मुझे जल्दी तरक्की मिली। मैंने कई बड़े प्रोजेक्ट संभाले। मुझे लगा कि मैंने सही चुना है। महेश बैठ गया और एक बड़ा घूंट लिया। फिर मुझे सच्चाई का पता चला। सनराइज उतना साफ सुथरा समूह नहीं था जितना वे विज्ञापन करते थे। वे कई अनैतिक तरीकों से स्थानीय कंपनियों पर कब्जा करते थे। तो तुम फिर भी वहां रहे? तब तक मैं बहुत गहरे में था। वे मेरे सारे रहस्य जानते थे। वे किसी भी समय मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकते थे। मैं उनके हाथों की कठपुतली बन गया। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। ये कहानी वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम पीड़ित हो। मैं पीड़ित नहीं हूं, मैं एक सह अपराधी हूं। महेश ने विक्रम की आंखों में सीधे देखा, लेकिन स्वेच्छा से नहीं। तुमने सनराइज क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी। अगर मैं छोड़ता तो वे मेरे भ्रष्टाचार को साबित करने वाले जाली दस्तावेज सार्वजनिक कर देते। मेरा करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। महेश उठा और कमरे में टहलने लगा। पिछले 15 सालों से मैं इस अपराध बोध में जी रहा हूं, ये जानते हुए कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। तो गोल्डन राइस और राजधानी बिरयानी का क्या? 3 महीने पहले सनराइज के प्रबंधन ने मुझे राजधानी बिरयानी पर कब्जा करने का काम सौंपा। उन्होंने कहा कि ये दक्षिण पूर्व एशिया के बाजार में विस्तार करने का एक अवसर है। विक्रम को ठंड लगने लगी। वे जानते थे कि हम दोस्त थे। वे सब कुछ जानते थे। यही कारण है कि उन्होंने मुझे चुना। उन्हें लगा कि मैं तुम्हें कंपनी बेचने के लिए आसानी से मना लूंगा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं नहीं कर सकता था। भले ही हमने 15 साल से संपर्क नहीं किया है, मैं अभी भी तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूं। मैं वो सब कुछ नष्ट नहीं कर सकता जो तुमने बनाया है। महेश विक्रम के सामने बैठ गया। इसलिए मैंने एक और तरीका ढूंढा। मैंने हरीश टंडन और प्रकाश मेहरा को अपनी योजना को अंजाम देने दिया। मुझे उम्मीद थी कि वे असफल हो जाएंगे और फिर मैं सनराइज को रिपोर्ट करूंगा कि सौदा संभव नहीं है। लेकिन अब क्या? अब सब कुछ और जटिल हो गया है।
टंडन और प्रकाश ने गुप्त रेसिपी हासिल कर ली है। वे हस्तांतरण पूरा करने वाले हैं। विक्रम ने अपना गिलास कसकर पकड़ लिया। क्या तुम उन्हें रोक सकते हो? मैंने कोशिश की। लेकिन टंडन अब मेरी बात नहीं सुनता। उसे लगता है कि वो स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? टंडन ने एक और निवेशक समूह के साथ गठबंधन कर लिया है। उन्होंने उसे राजधानी बिरयानी पर कब्जा करने में सफल होने पर और अधिक शक्ति का वादा किया है। विक्रम उछलकर खड़े हो गए। टंडन के पीछे कौन है? एक ताइवानी समूह जिसका नाम पैसिफिक होल्डिंग है। वे भारतीय व्यवसायों पर कब्जा करने में माहिर हैं। अब विक्रम को स्थिति साफ समझ में आई। न केवल सनराइज राजधानी बिरयानी पर कब्जा करना चाहता था, बल्कि पैसिफिक होल्डिंग भी थी। और टंडन दोनों तरफ से खेल रहा था। क्या तुम उनकी योजना जानते हो? मैं एक हिस्सा जानता हूं। आज रात टंडन पैसिफिक होल्डिंग के प्रतिनिधि से अंतिम हस्तांतरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मिलेगा। उसके बाद वे तुम्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेंगे। अगर मैं नहीं माना तो वे दूसरे उपाय अपनाएंगे। क्या उपाय? महेश उठा। उसकी आंखों में चिंता थी। विक्रम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज मैंने टंडन और पैसिफिक होल्डिंग के लोगों के बीच बातचीत सुनी। उन्होंने क्या कहा? वे न केवल कंपनी पर कब्जा करना चाहते हैं, वे उन सभी लोगों को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं जो उनके रास्ते में आ सकते हैं। विक्रम को कम कभी महसूस हुई। खत्म करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हारा बेटा और जिन लोगों ने तुम्हारी जांच में मदद की है, वे सभी सूची में हैं। वे रोहन के बारे में जानते हैं। वे तुम्हारे बेटे के बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रिया नाम की लड़की के बारे में, पत्रकार समीर जोशी के बारे में। उन्होंने बहुत सावधानी से तैयारी की है। विक्रम कुर्सी पर गिर पड़े। स्थिति उनकी सोच से कहीं ज्यादा खराब थी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वे मुझ पर भी नजर रख रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं धोखा दे रहा हूं तो मैं भी खतरे में पड़ जाऊंगा। तो क्या करें? महेश ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। हमें बहुत देर होने से पहले कार्रवाई करनी होगी। मेरे पास एक योजना है। क्या योजना? मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मैं अभी भी टंडन के साथ सहयोग कर रहा हूं और आज रात की बैठक में शामिल होऊंगा। इस बीच तुम सबूत इकट्ठा करो और सच्चाई को उजागर करो। क्या यह संभव है? महेश मुड़ा और विक्रम को देखा। उसकी आंखों में दर्द था। विक्रम, मुझे डर है कि हम बहुत देर कर चुके हैं। टंडन न केवल बिरयानी पर कब्जा करना चाहता है, वो हमें नष्ट करना चाहता है। उस रात 10 बजे राजधानी बिरयानी लखनऊ बंद हो गया था, लेकिन अंदर की बत्तियां अभी भी जल रही थीं। एक गुप्त बैठक चल रही थी। हरीश टंडन मुख्य मेज पर बैठा था। उसके सामने काले सूट में 2 आदमी थे। पैसिफिक होल्डिंग के प्रतिनिधि प्रकाश मेहरा बगल में बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता थी। अनुबंध तैयार है, एक अजनबी ने कहा। बस हस्ताक्षर बाकी हैं। टंडन ने कलम उठाई और हस्ताक्षर करने की तैयारी की। ये निर्णायक क्षण था। एक बार हस्ताक्षर हो जाने के बाद राजधानी बिरयानी का मालिक आधिकारिक तौर पर बदल जाएगा। अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आए। उनके पीछे रोहन था। दोनों पिता पुत्र बिना कुछ कहे सीधे अंदर चले गए। प्रकाश उछलकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बैठ जाओ, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। टंडन ने कलम नीचे रखी और मुस्कुराया। विक्रम सिंह, मुझे अंदाजा था कि तुम आओगे। मुझे भी अंदाजा था कि तुम ये करोगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे ही रेस्टोरेंट में ये करने की हिम्मत करोगे। तुम्हारा रेस्टोरेंट? टंडन ठंडी हंसी हंसा। बस कुछ मिनट और। ये तुम्हारा रेस्टोरेंट नहीं रहेगा। एक अजनबी खड़ा हुआ। तुम कौन हो? बैठक में बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई? मैं विक्रम सिंह हूं, राजधानी बिरयानी श्रृंखला का मालिक। और तुम लोग कौन हो? हम पैसिफिक होल्डिंग के प्रतिनिधि हैं। हम एक कानूनी अधिग्रहण कर रहे हैं। कानूनी अधिग्रहण? विक्रम हंसा। गुप्त रेसिपी चुराकर और धोखा देकर। रोहन आगे बढ़ा। पापा, मैंने उनकी बातचीत भी रिकॉर्ड कर ली है। उसने एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर निकाला, प्ले दबाया, टंडन की आवाज गूंजी। रेसिपी मिलने के बाद हम पूरे राजधानी बिरयानी सिस्टम को दिवालिया कर देंगे और फिर इसे सस्ते में खरीद लेंगे। टंडन का चेहरा लाल हो गया। तुमने अवैध रूप से सबूत इकट्ठा किए हैं। ये तुम्हारे मेरी रेसिपी चुराने से ज्यादा कानूनी नहीं है। इस समय रेस्टोरेंट का दरवाजा फिर से खुला। प्रिया अंदर आई। उसके पीछे लावण्या देसाई और पत्रकार समीर जोशी थे। विक्रम सर, प्रिया ने कांपती आवाज में कहा। मुझे देर से आने के लिए खेद है। टंडन ने प्रिया को गुस्से से देखा। प्रिया, मैंने तुमसे कहा था। चाचा। प्रिया ने सिर झुकाया।
मैं जानती हूं कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं आपको गलत काम नहीं करने दे सकती। तुम परिवार को धोखा दे रही हो। धोखा नहीं, मैं सही चुन रही हूं। लावण्या ने अपनी फाइल खोली। मेरे पास हरीश टंडन के भ्रष्टाचार के पूरे सबूत हैं। गबन की गई राशि 5 करोड़ रुपए तक है। समीर जोशी ने अपना कैमरा पकड़ा। मैंने इस पूरी बैठक को रिकॉर्ड कर लिया है, जिसमें ये अवैध अनुबंध भी शामिल है। टंडन खड़ा हुआ। उसका चेहरा बिगड़ गया। तुम लोग सोचते हो कि तुम जीत गए? मेरे पास और भी तरकीबें हैं। क्या तरकीबें? विक्रम ने पूछा। टंडन पागलों की तरह हंसा। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ पैसिफिक होल्डिंग के साथ काम कर रहा हूं? मेरे पास कोई और भी है। रेस्टोरेंट का दरवाजा एक बार फिर खुला। महेश गुप्ता अंदर आया। उसके पीछे 2 सुरक्षा गार्ड थे। बस करो। टंडन, महेश ने सख्ती से कहा। मिस्टर गुप्ता, पैसिफिक होल्डिंग का प्रतिनिधि हैरान था। आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं इस नाटक को रोकने आया हूं। महेश कमरे के बीच में आया, सनराइज इंटरनेशनल की ओर से। मैं आधिकारिक तौर पर हरीश टंडन के साथ सभी समझौतों को रद्द करने की घोषणा करता हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, टंडन चिल्लाया। मैं बिल्कुल कर सकता हूं। तुमने प्रतिद्वंदी के साथ गठबंधन करके अनुबंध का उल्लंघन किया है। महेश पैसिफिक होल्डिंग के दोनों लोगों की ओर मुड़ा। और तुम लोग, अगर तुम कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते तो बेहतर होगा कि यहां से तुरंत निकल जाओ। दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा। जल्दी से अपने दस्तावेज समेटे और चले गए। प्रकाश मेहरा खड़ा हुआ, कांप रहा था। विक्रम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तुमने ये पैसे के लिए किया? पैसे के लिए नहीं, प्रकाश रोया। मेरी बेटी के लिए। वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। टंडन ने मदद करने का वादा किया था। विक्रम ने प्रकाश को देखा। एक पिता जो अपनी बेटी के लिए हताश था, वो इस भावना को समझते थे। क्या तुम ईमानदारी से सब कुछ कबूल करोगे? हाँ, मैं सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, लेकिन तुम्हें निगरानी में काम करना होगा। प्रकाश ने सिर हिलाया। आंसू गिर रहे थे। धन्यवाद सर, मैं भरपाई करने की कोशिश करूंगा। टंडन ने स्थिति को प्रतिकूल देखकर घबराना शुरू कर दिया। तुम लोग ये मत सोचो कि तुम इतनी आसानी से जीत गए। मेरे पास तुम्हारे बारे में भी बहुत सारे सबूत हैं। क्या सबूत? विक्रम ने पूछा। तुम्हारे और तुम्हारे कर्मचारियों के बीच अवैध संबंधों के सबूत। टंडन ने प्रिया की ओर इशारा किया। मेरे पास तस्वीरें हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आप झूठ बोल रहे हैं। प्रिया गुस्से में थी। झूठ नहीं, मुझे पता है कि विक्रम ने इस लड़की को पैसे दिए हैं। उनके बीच विशेष संबंध रहे हैं। विक्रम टंडन के पास गए। ध्यान से बोलो। मैंने प्रिया की मदद मानवता के नाते की। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कौन विश्वास करेगा? एक बूढ़ा मालिक, एक युवा सुंदर लड़की। रोहन अब और सहन नहीं कर सका। टंडन जी, आप प्रिया दीदी के बारे में बकवास मत कीजिए। तुम क्या जानते हो जो उसकी वकालत कर रहे हो? मैं जानता हूं कि प्रिया दीदी एक अच्छी इंसान है। उन्होंने पापा की मदद किसी फायदे के लिए नहीं की। टंडन ने अचानक उसे पहचान लिया। तुमने विक्रम को पापा कहा? पूरा कमरा शांत हो गया। पिता पुत्र के रिश्ते की सच्चाई आखिरकार सामने आ गई। हाँ, विक्रम ने कहा, रोहन मेरा बेटा है। टंडन पागलों की तरह हंसा। दिलचस्प। तुम्हारा बेटा तुम्हारी ही कंपनी में जासूसी कर रहा है? मेरा बेटा जासूस नहीं है। मेरा बेटा मेरी कंपनी की रक्षा करने में मेरी मदद कर रहा है। लावण्या आगे बढ़ी। हरीश टंडन, क्या आप अपील करना चाहते हैं? मेरे पास आप पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। टंडन ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि वो पूरी तरह से हार चुका है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी पागलपन था। मैं हार गया। लेकिन ये मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया है। तुम क्या कहना चाहते हो? टंडन ने अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। प्लान बी को अंजाम दो। महेश चौंक गया। टंडन, तुम पागल हो गए हो? पागल हो सकता हूं, लेकिन अगर मुझे राजधानी बिरयानी नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलेगी। विक्रम को बेचैनी महसूस हुई। प्लान बी क्या है? टंडन ठंडी हंसी हंसा। तुम सब सोचते हो कि तुम जीत गए। अभी बहुत जल्दी है। टंडन ने फोन काट दिया। सबको नफरत भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका फोन फिर से बजा। टंडन जी, प्लान बी फेल हो गया है। दूसरी तरफ से आवाज घबराई हुई थी। पुलिस आ गई है। उन्होंने सबको पकड़ लिया है। टंडन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आखिरी योजना, कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट करना और सारा डेटा मिटाना भी सफल नहीं हुआ। महेश पास आया। टंडन, तुम हार गए हो। आत्मसमर्पण कर दो। हार गया?
टंडन पागलों की तरह हंसा। मैं अभी नहीं हारा। उसने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और विक्रम की ओर झपटा। सब लोग चिल्लाए। रोहन ने प्रतिक्रिया में अपने पिता के लिए वार को रोकने के लिए छलांग लगा दी। बेटा! विक्रम ने अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया। महेश के 2 सुरक्षा गार्डों ने जल्दी से टंडन को काबू में कर लिया। वो छटपटा रहा था, उसका मुंह अभी भी चिल्ला रहा था, मैं तुम लोगों को चैन से नहीं रहने दूंगा। बस करो टंडन, महेश ने सिर हिलाया। तुम बहुत आगे निकल गए हो। पुलिस 15 मिनट के भीतर आ गई। हरीश टंडन को गबन, धोखाधड़ी और हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकाश मेहरा को उसकी ईमानदार स्वीकारोक्ति और कठिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण राहत दी गई। 2 हफ्ते बाद जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। राजधानी बिरयानी लखनऊ एक नए रूप में फिर से खुला। विक्रम ने कुछ समय के लिए सीधे प्रबंधन करने के लिए लखनऊ में ही रहने का फैसला किया। पापा, आप दिल्ली वापस क्यों नहीं जा रहे? रोहन ने पूछा जब दोनों पिता पुत्र गोदाम की जांच कर रहे थे। मैं कुछ समय और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। 7 साल की दूरी, मेरे पास भरपाई करने के लिए बहुत कुछ है। रोहन मुस्कुराया। मैं भी पापा। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। 7 साल की आत्मनिर्भरता ने तुम्हें बड़ा बना दिया है। वे दोनों रेस्टोरेंट के मुख्य हॉल में गए। प्रिया नए कर्मचारियों के एक समूह को निर्देश दे रही थी। शाखा प्रबंधक नियुक्त होने के बाद से उसने संचालन का तरीका पूरी तरह से बदल दिया था। प्रिया दीदी बहुत सख्त है। एक नए कर्मचारी ने फुसफुसाया। वो सख्त हैं लेकिन निष्पक्ष हैं। किचन स्टाफ के एक कर्मचारी ने जवाब दिया। जब से वो प्रबंधक बनी हैं, हमारी तनख्वाह समय पर मिलती है और सुविधाएं भी बेहतर हैं। एक पुरानी कर्मचारी ने सिर हिलाया। प्रिया छोटी है लेकिन दिल की अच्छी है। वो हम जैसे कर्मचारियों का दर्द समझती है। विक्रम ने यह सुनकर दिल को सुकून मिला। उन्होंने सही व्यक्ति को चुना था। विक्रम सर, प्रिया पास आई। मेरे पास इस महीने की रिपोर्ट है। बताओ। इस महीने की कमाई पिछले महीने की तुलना में 30% बढ़ी है। ग्राहक गुणवत्ता से संतुष्ट हैं और कर्मचारी भी अधिक उत्साह से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और कोई समस्या? एक छोटी सी समस्या है। प्रकाश ने अभी अभी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। विक्रम ने भौहें से कोड़ी। प्रकाश मेहरा को निगरानी की शर्त पर काम पर रखा गया था। लेकिन अब उसने इस्तीफा दे दिया। क्या कारण है? उसने कहा कि उसे कंपनी के प्रति दोषी महसूस होता है। भले ही उसे माफ कर दिया गया हो, लेकिन वो जारी नहीं रख सकता। वो क्या करने की योजना बना रहा है? एक छोटा रेस्टोरेंट खोलना, खुद का व्यवसाय। उसने पूछा कि क्या वो छोले भटूरे बनाने की रेसिपी सीख सकता है? कोई गुप्त रेसिपी नहीं। विक्रम ने कुछ देर सोचा। उसे सीखने की अनुमति दी और थोड़ी सी पूंजी से मदद भी की। आप बहुत अच्छे हैं। हर कोई एक दूसरा मौका पाने का हकदार है। अगले महीने महेश गुप्ता सिंगापुर से मिलने आया। दोनों पुराने दोस्त गोमती नदी के किनारे कॉफी पी रहे थे। विक्रम, मैंने सनराइज इंटरनेशनल छोड़ने का फैसला किया है। सच में, मैंने बहुत सहन कर लिया। इस उम्र में मैं कुछ सार्थक करना चाहता हूं। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? भारत वापस आकर? छोटे व्यवसायों के लिए एक सलाहकार कंपनी खोलना, उन्हें स्वस्थ तरीके से विकसित होने में मदद करना। विक्रम ने सिर हिलाया। अच्छा विचार है। कोई मदद चाहिए? हाँ, मैं तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहता हूँ। राजधानी बिरयानी मेरे सलाहकार कार्यक्रम में पहला व्यवसाय हो सकता है। मैं सहमत हूँ। दोनों आदमियों ने हाथ मिलाया। 15 साल की दूरी, अब वे फिर से भागीदार थे। उस दोपहर प्रिया रिया को स्कूल से ले आई। 5 साल की बेटी पूरे रेस्टोरेंट में दौड़ भाग कर रही थी। हर कोई उसे प्यार करता था। प्रिया, एक पुरानी कर्मचारी ने बुलाया, ये लड़की बहुत होशियार है। कल उसने मुझसे पूछा कि ये रायता दूसरे रायते से ज्यादा स्वादिष्ट क्यों है। प्रिया हंसी। वो बहुत जिज्ञासु है। माँ, विक्रम सर मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं? रिया ने पूछा जब दोनों माँ बेटी घर पहुंची। क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। मुझे विक्रम सर पसंद है। वो मेरे दादाजी की तरह है। प्रिया ने अपनी बेटी को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। इतने सालों की मुश्किलों के बाद आखिरकार उसकी बेटी को एक बड़ा अबून परिवार मिला। 3 महीने बाद राजधानी बिरयानी लखनऊ ने फिर से खुलने की सालगिरह मनाई। सभी कर्मचारी शामिल हुए। माहौल खुशी और हंसी से भरा था। विक्रम ने भाषण देने के लिए खड़े होकर कहा, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे मुश्किलों से उभरने में मदद की, खासकर प्रिया, जिसने सच्चाई की रक्षा के लिए साहस दिखाया।
सबने तालियां बजाईं। प्रिया खड़ी हुई। मैंने बस वही किया जो सही था। और मेरा बेटा रोहन, तुमने मुझे दृढ़ता और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। रोहन भी खड़ा हुआ। पापा, मुझे वापस आने का मौका देने के लिए धन्यवाद। आज से राजधानी बिरयानी सिर्फ एक रेस्टोरेंट श्रृंखला नहीं है, ये एक बड़ा परिवार है। हम सब मिलकर एक स्वच्छ, निष्पक्ष काम का माहौल बनाएंगे। जोरदार तालियां बजीं। एक सफाई कर्मचारी ने आंसू पोंछे। यहां काम करना अब घर आने जैसा लगता है। डिलीवरी ड्राइवर ने सिर हिलाया। विक्रम जी और प्रिया दीदी हमारे साथ परिवार की तरह व्यवहार करते हैं। उस रात तीनों, विक्रम, रोहन और प्रिया रेस्टोरेंट की सफाई के लिए रुके। पापा, क्या आपको जो कुछ भी हुआ उसका पछतावा है? रोहन ने पूछा। नहीं बेटा, अगर ये सब नहीं होता तो मैं परिवार के मूल्य को नहीं समझ पाता और ये नहीं जान पाता कि तुम कितने बड़े हो गए हो। विक्रम सर, प्रिया ने कहा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। मैंने समझा कि कभी कभी सही काम करने के लिए साहस की जरूरत होती है। भले ही वो मुश्किल हो, तुम दोनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। साहस के बारे में, क्षमा के बारे में, परिवार के प्यार के बारे में। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। लखनऊ की रात शांतिपूर्ण थी। रेस्टोरेंट की रोशनी गोमती नदी के पानी पर प्रतिबिंबित हो रही थी। कल से हम बेरोजगार युवाओं के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्षा शुरू करेंगे। विक्रम ने कहा, अच्छा विचार है पापा, मैं मदद करूंगा। मैं भी। सर, और तब से राजधानी बिरयानी न केवल अपने विशेष स्वाद के लिए प्रसिद्ध हुआ, बल्कि एक युवा लड़की के साहस और सालों की दूरी के बाद फिर से जुड़े पिता पुत्र के प्यार की कहानी के लिए भी। प्रिय दर्शकों, जिंदगी की रोशनी चैनल के साथ राजधानी बिरयानी की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। ये कहानी सिर्फ एक जांच का मामला नहीं थी। यह उस समाज का सच्चा प्रतिबिंब है जिसमें हम रहते हैं। जैसे गोमती नदी लखनऊ से होकर बहती है, वैसे ही हर व्यक्ति के जीवन में भी मोड़ और तेज धाराएं होती हैं। कभी पानी साफ होता है, कभी कीचड़ से मैला, लेकिन चाहे कुछ भी हो, नदी हमेशा समुद्र की ओर बहती है, सच्चाई की तलाश में। प्रिया, एक साधारण लड़की, ने अंधेरे के बजाय रोशनी को चुना, ये जानते हुए भी कि उसका सगा चाचा गलत था। उसने सच्चाई की रक्षा के लिए खड़े होने का साहस किया। ये ज़मीर का वो पाठ है जिसकी इस युग में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। विक्रम सिंह और उनके बेटे रोहन की टूटे और फिर से जुड़े पिता पुत्र के रिश्ते की कहानी दिखाती है कि परिवार में प्यार और समझ सफलता और पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज कितने परिवार प्रसिद्धि और लाभ के पीछे भागते हुए एक दूसरे को भूल जाते हैं। सबसे विचारणीय बात हरीश टंडन की है। एक व्यक्ति जिसके पास कभी एक प्रतिष्ठित पद था, लेकिन लालच के कारण वो गिर गया, जैसे एक दीपक जो जलाया गया और फिर तेल की कमी के कारण खुद ही बुझ गया। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन लोगों का दिल और सम्मान नहीं। महेश गुप्ता, पुराना दोस्त, ये दर्शाता है कि चाहे कोई कितना भी भटक जाए, इंसान हमेशा अपने ज़मीर की ओर लौट सकता है। जैसे पश्चिमी भारत का बांस, चाहे तूफान से टूट जाए, फिर भी अपनी जड़ों से फिर से उग सकता है। राजधानी बिरयानी की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में कुछ मूल्य हैं जिन्हें पैसे से नहीं मापा जा सकता। वो है प्यार, न्याय और मुश्किलों के बावजूद सही काम करने का साहस। यदि आपको ये कहानियां सार्थक लगती हैं तो जिंदगी की रोशनी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी मानवीय कहानियों की खोज कर सकें। हर कहानी एक छोटा सा दीपक है जो जीवन के किसी न किसी अंधेरे कोने को रोशन करता है। सुनने के लिए धन्यवाद प्रिय दर्शकों। दोस्तों, आप सब कहां से हैं और हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ जरूर साझा करें। हम आपकी कहानी सुनने का इंतजार करेंगे।